बेसिकली बात कर रहे थे रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स की। ओके, तो आरओआई के एग्जांपल हो गया। आरओआई का मतलब भी समझ गया होगा। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स टाइप्स का हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन वर्ड से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इन्फ्लेशन बेसिकली अगर बढ़ेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि आप उस पे सिर्फ ऑन पेपर प्रॉफिट बना रहे हो। इन मनी मतलब रियलिटी में वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको, आप -1 ही चल रहे हो। लेट्स से आप एफडी पे अगर 7% निकालते हो और इन्फ्लेशन 8% से हो रहा है, जो कि नॉर्मल 6% से होता है, लेकिन लेट्स से तो आप यहाँ पे -1% का रिटर्न बना रहे हो हर साल, जो कि भाई मतलब बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं अगला जो है लिक्विडिटी रिस्क। ओके, लिक्विडिटी रिस्क क्या है? अब इन्फ्लेशन रिस्क जितना आसानी समझने में, लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा अलग है। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क ज्यादातर रियल एस्टेट में देखने मिलता है। ऐसे समझ लो कोई आदमी ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया। ठीक है, आप देखोगे बहुत से जन ऐसा होता है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। वो लोग ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे खरीद लिया उन्होंने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू आज के टाइम पे 80 लाख है, बट बेचने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है अभी। तो इसको बोलते हैं कि हमारे पास सोर्स है, ठीक है, बेसिकली सामान है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बेचने के लिए कोई है नहीं, खरीदने के लिए कोई है नहीं जब हम बेच रहे हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई स्टॉक लिए, ओके, वो कोई पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, मोस्टली अगर आपके पास बेचने के लिए भी आपका मन हो कि नहीं मैं अभी से बेच देता हूं, तो आपको कोई बायर नहीं मिलेगा। तो लिक्विडिटी रिस्क भी मार्केट के अंदर एक चीज है। कई बार कई चीजों में ज्यादा होती है और कई जगहों पे कम होती है। जैसे अगर आप ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो लिक्विडिटी रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता उसके अंदर। आप जब भी जिस भी प्राइस पे बेचने जाओगे, आपके पास कोई ना कोई सेलर बेसिकली रहेगा वहां पे। लिक्विडिटी रिस्क हो गया। अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। अभी देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क ऐसा हर किसी पे नहीं अटैक करता, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट चीजों पर इंटरेस्ट रेट रिस्क का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ता है। कैसे पड़ता है समझ लो, आप अगर बॉन्ड या डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनी जो आपको दे रही होती है वो बेसिकली, अगर कंपनी को जो लोन है वो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे मिलने लग गए, देश का जो इंटरेस्ट रेट है वो बदल गया, तो उससे क्या होगा, वो लोग जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट उन्होंने प्रॉमिस करा है वो उनको फुलफिल करने में दिक्कत होगी वहां पे। समझ रहे हो? तो लेट्स से कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और वहां पे उस कंपनी का जो मेन जो बेसिकली बिजनेस है वो लेट्स से बैंकिंग या फाइनेंस के आसपास चल रहा है, और इंटरेस्ट रिस्क के इंटरेस्ट रेट के अंदर एक बहुत बेसिकली हमको ग्रैंड यहाँ पे चेंजेस देखने मिलता है, तो डेफिनेटली उस जो कंपनी है उसकी रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा इससे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली इस तरीके से अप्लाई होता है शेयर मार्केट में खास करके। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस रिस्क की। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? तो बेसिकली अगर कोई बिजनेस है, समझ लो फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, समझ लो कोई एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है। आपने उसके अंदर पैसे डाल दिए, वो कंपनी ने आईपीओ से लेके अब तक बहुत बढ़िया ग्रोथ की, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ ग्रोथ करने से, रेवेन्यू बनाने से पैसा नहीं आता है। आपको आपकी कंपनी को कंटिन्यूअसली स्केल करते रहना पड़ेगा, तभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी, शेयर प्राइसेस ऊपर जाते रहेंगे, लोग पैसा कमाते रहेंगे। राइट, तो अब कोई बिजनेस में आपने पैसे डाले और वो बिजनेस का ओनर उस बिजनेस को ना एक्सपैंड कर रहा है ना कुछ सोच रहा है उसके बारे में। राइट, तो उससे क्या होगा कि जो बेसिकली लेट्स से जो फूड डिलीवरी कंपनी, यहाँ पे मैं जोमेटो का एग्जांपल लिया हूं, वो अगर गई इंटरनेशनल और इंटरनेशनली वो उतनी स्केल नहीं कर पाई या फिर वो एक्सपेंशन उनका फेल हो गया, तो इससे क्या होगा, उनकी स्टॉक वैल्यू पर असर आएगा। तो इसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम लोग जो है बेसिकली बच सकते हैं बिजनेस रिस्क से। कैसे बचा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को? बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स या इक्विटी ऐड करें, उसके अंदर आप कोशिश करें कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बनाएं, बहुत तरह के बिजनेसेस को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। तो अगर कोई बिजनेस अगर स्केल नहीं करता है तो बाकी के बिजनेस स्केल करके आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क बेसिकली मैं कहूंगा डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा होता है, जैसे कि समझ लो कोविड-19 का जैसे पेंडेमिक आया था, तो वो कोई एक मार्केट नहीं गिरी थी, चाइना की भी मार्केट गिर रही है, हांगकांग की मार्केट गिर रही है, ऑलमोस्ट सभी जगह की, सिंगापुर की मार्केट, सब सब मतलब बेसिकली क्रैश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका कोई भी पोर्टफोलियो हो, आपको डेफिनेटली थोड़ा टाइम आपको लॉस में बेयर करना पड़ेगा, लॉस है इसमें आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता है। आप ऐसा कौन सा हीरा स्टॉक ढूंढ लोगे जो ऐसे मार्केट में रिवर्स ऊपर जा रहा होगा? क्योंकि बहुत रेयर है कि अगर आप पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है तो शायद ही कोई बिजनेस इसके अंदर प्रॉफिट बना रहा होगा, बहुत रेयर होता है। ठीक है, ऐसे कोविड में भी आपको ऐसे बहुत से कंपनी मिलेंगे जो 2019 से लेके 2022 तक में वो भी बुलिश ही थे, बट वो कंपनीज का मिलना बहुत रेयर है, और वैसी कंपनीज में ग्रोथ भी उतनी नॉमिनल नहीं होती, क्योंकि उनका जो वो आपको ग्रोथ इसलिए दिख रही है बिकॉज उनका ना गवर्नमेंट से ना ही इस पूरे ग्लोबल सिस्टम से कोई कनेक्शन या डिपेंडेंसी नहीं होती। तो जब आप इस ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट नहीं बन के रहोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ग्रोथ भी उतनी तेजी से नहीं आएगी। तो मार्केट रिस्क से ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग नहीं बच पाते, ये जब आती है तो हम सब पर आती है। ओके, तो ये डाइवर्सिफाई नहीं हो पाती मेरे हिसाब से। ओके, इसमें डाइवर्सिफिकेशन शायद लोग कर पाते हो, वो अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो पाती। अब समझते हैं करेंसी रिस्क क्या है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जो डॉलर येन है,
राइट। येन की जो पूरी इकोनॉमी थी जापान की, वो किस पे चलती थी? वो चलती थी इंटरेस्ट यील्ड पे। ओके, जापान बिना इंटरेस्ट के लोन देता है, जिसको वहां के लोग लेकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी यील्ड होता है वो उसके ऊपर कमाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो जापान का यील्ड है वो माइनस में जा चुका है। मतलब जापान जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्री में नहीं दे सकता है, दे के वो एकदम खपा चुका है खुद को। तो अब उससे क्या होगा कि जो बिजनेसेस जापान से लोन लेते थे, अब वहां की करेंसी में डिफरेंस आ रहा है, वहां के इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस आ रहा है, तो जितने भी बिजनेस खुद को जापान में या येन के ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करके रखे होंगे, आज के टाइम पे उनके अंदर कोलैप्स आ रहा होगा या फिर एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। तो अटेंड करने के लिए थैंक यू। और अभी हम लोग बात करेंगे इथेरियम की। ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। मैं काम करता हूँ आपको गाइस, मैं मेटा ट्रेडर पे दिखाता हूँ। ये मेटा ट्रेडर है अपना। ओके, और ये बेसिकली कल का सेलिंग पॉइंट था। यहाँ से थोड़ा मोड़ा हमने बार बार सेलिंग ली थी, और बेसिकली बहुत बढ़िया मार्केट थी, काफी प्रिडिक्टेबल मार्केट थी। और अभी तो आप देख सकते हो कल से ही पूरी साइडवेज मार्केट है, क्योंकि आप समझ सकते हो दोनों तरफ ऑर्डर्स लगे होंगे, दोनों तरफ लोग बैठे हैं। बाय साइड पे भी लोग बैठे हुए होंगे ऑर्डर लगा के, सेल साइड पे भी लोग बैठे होंगे ऑर्डर लगा के। मार्केट ने खुद को पूरी तरीके से साइडवेज खींच दी है। राइट, ये सारे मैनिपुलेटर्स हैं जो खींचते हैं बेसिकली मार्केट को साइडवेज। तो या मैं इस ड्रॉप की बात कर रहा था और इस पीक की बात कर रहा था। ओके, तो अब हम समझते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये जो ड्रॉप आ रखा है इतने दिनों से, इतने महीनों से जो मार्केट नेगेटिव जा रखी है, क्यों जा रखी है? देखो गाइस, कैसा होता है, यूएस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत पहले से कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, वहां के लोग बहुत पहले से क्रिप्टो के अंदर अपनी जगह बना रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और हम लोग इसके अंदर काफी लेट आए हैं। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ 9 साल हुआ है और बहुत सारे लोगों को तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो इसमें अभी क्या दिक्कत है कि यूएस जब भी लोगों के लिए सब्सिडी निकालता है, मतलब कि आप जो लोग घर बैठे हैं उनको सरकार से इतने डॉलर्स मिलेंगे हर महीने। तो जब कोविड आया था, कोविड के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने $700 की जो है रिलीफ रिलीज करी थी कि लोगों को $730 घर बैठे मिलेंगे। ठीक है, सब्सिडी मिलेगी। उससे क्या हुआ था कि लोगों ने वो सारा पैसा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया। ओके, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया भूचाल आया। और अब की बार क्या हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने जब ये जो डिप आया था ना, यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम लोग अब की बार $2000 देंगे। जितने भी अनएम्प्लॉयड या फिर किसी एक सर्कमस्टेंसेस से जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे, उनको हम $2000 देंगे, और वो सारा पैसा, वो सारा वॉल्यूम एक तरीके से वापस क्रिप्टो के अंदर आता है। तो ये यूएस गवर्नमेंट को ही फायदा होने वाला था। बट वो सिर्फ बात की गई, जैसा ट्रम्प करता है, टैको करता है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रम्प ने वापस अपनी बातों से मुकर गया और हमको अभी भी मार्केट के अंदर ड्रॉप दिख रहा है। और अब तो इससे भी बदतर चीजें हो रही है। यूएस बेसिकली नाइजीरिया के अंदर बॉम्बिंग कर रहा है आईएसआई मिलिटेंट्स में, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन टेररिस्टों को मारो, ढूंढो, आईएसआई को मारो, बिल्कुल मारो। ठीक है, बट ये तो हो गया बेसिकली अगर हम जियोपॉलिटिकल व्यू से देखें। तो अगर हम लोग इकोनॉमिकल व्यू से देखें तो यूएस जितने ज्यादा देशों में लड़ाई कर रहा होगा, क्रिप्टो उतना तेजी से गिर रहा होगा। यूएस अगर आज के टाइम पे यूएस 3 कंट्रीज में लड़ रहा है तो क्रिप्टो और तेजी से गिरेगा। कल को यूएस अगर 10 कंट्रीज के अंदर बॉम्बिंग वगैरह करना शुरू कर देगा तो ये क्या हो रहा है? यूएस का जो टैक्स पेयर का पैसा है, यूएस जा रहा है वॉर में खर्चा कर रहा है, जबकि उसको अपने लोगों पे खर्चा करने चाहिए। और उसके बाद वो लोग उन पैसों को वापस से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे बेसिकली यूएस भी पैसा कमाता है, ये ट्रम्प भी पैसा कमाता है, क्योंकि डेफिनेटली ये भी बिटकॉइन के अंदर बहुत गहरा घुसा हुआ है। राइट, बट यूएस क्या कर रहा है? अपना मोस्ट ऑफ द पैसा, अपनी एनर्जी वॉर के ऊपर यूटिलाइज कर रहा है, जो कि ठीक है, क्योंकि फिलहाल दुनिया के अंदर बेसिकली हालत ही वही हो रखी है कि अगर आप वॉर के अंदर, अभी वॉर के लिए आप अगर खुद को तैयार नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत मिलेगी। इसके लिए इंडिया भी खुद को तैयार कर रहा है और हम सबको तैयार होना पड़ेगा। बट ये जो डिसीजन ट्रम्प ले रहे हैं, ये बेसिकली अभी हमको इसका कुछ नहीं समझेगा, थोड़ा आगे जाके इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। इसके बेसिकली रिजल्ट्स देख के हम लोग थोड़ा जज करेंगे इसको, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मिलिटेंट्स मारना भी जरूरी है, बट एक इकोनॉमी के विजन से देखें तो यूएस जितनी ज्यादा कंट्रीज के अंदर वॉर के अंदर भिड़ा रहेगा, क्रिप्टो के अंदर हमको ड्रॉप देखते रहना पड़ेगा। जितना यूएस खुद को फ्री रखेगा, अपने पैसों को, अपने टैक्स के पैसों को बचाते रहेगा, उतना ही हमको क्रिप्टो मार्केट के अंदर बूम देखते मिलेगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ बेसिकली इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये सैटरडे गाइस बहुत अच्छा सेमिनार आने वाला है क्रिप्टो टैक्स के ऊपर, और ये ब्लॉकचेन क्या होता है, बेसिकली सब कुछ। ठीक है, तो अगर आपको क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पूरी तरीके से सीखना है क्रिप्टो क्या है, किस तरह चीजें काम कर रही हैं इसके अंदर, तो आप डेफिनेटली इसे ज्वाइन करना गाइस। ठीक है, क्रिप्टो स्पेशलिस्ट सीए भी आने वाले हैं टैक्स समझाने के लिए। ओके गाइस, तो बहुत फन रहने वाला है ये इवेंट। ओके गाइस, तो मैं बेसिकली आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस सेमिनार के चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अगले सैटरडे की टिकट ले सकते हैं।